आज की कहानी है सुप्रसिद्ध कहानीकार ज्ञानचंद बाफना जी की कहानी मोह भंग। राह देखते देखते भैरी की आंखें थक गई थी। प्रातः से ही घर के सामने से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की आवाज के साथ ही वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ती थी। 2 दिनों पूर्व ही तार और उसके बाद टेलीफोन करवाया था उसने। पति की बीमारी की खबर भैरी अपने बेटों को नहीं करती तो किसे करती। इस दुनिया में उसके पति और 2 बेटे पंकज और नितिन के अलावा है ही कौन। भैरी की परेशानी डॉक्टर कमल से देखी नहीं गई। माताजी, आप परेशान न हो, इस समय मरीज के पास आपका रहना जरूरी है। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, पर पंकज और नितिन आ जाते तो मुझे शांति मिलती। लंबी सांस भरते हुए भैरी ने कहा, आपके बताए अनुसार मैंने उन्हें समाचार दे दिया है, वे शीघ्र ही यहाँ आ जावेंगे, डॉक्टर कमल ने सांत्वना दी। भैरी ने एक लंबी सांस छोड़ी, डॉक्टर की तरफ देखा और मरीज के पास पड़ी कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। पंकज और नितिन उसके लड़के थे। पंकज बड़ा, नितिन छोटा, दोनों अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। पंकज एक उच्च पदस्थ अधिकारी था और नितिन सफल उद्योगपति। दोनों ही अपने अपने कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। पिछले कई दिनों से भैरी के पति राम बाबू अस्वस्थ थे। भैरी ने कई पत्र इस संबंध में पंकज और नितिन को दिए थे। वह सोचती थी कि बच्चे आ जाए तो उसे कुछ राहत मिले। वैसे डॉक्टर कमल ने भैरी को बहुत सहयोग दिया है। पिछले 4 दिनों से वह प्रतिदिन बिना नागा किए 3-4 बार आते रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में एक आदमी की ड्यूटी भी लगा दी है। राम बाबू ने कुछ हरकत की, ऐसा लगा कि उन्हें कुछ असुविधा हो रही है। एक हाथ उठाने का प्रयत्न भी उन्होंने किया था। डॉक्टर कमल दौड़कर उनके पास गए। सकअम नली की ट्यूब का एक छोर राम बाबू के गले में डालकर जमा कफ बाहर निकाला। 2-3 बार यही क्रिया दोहराने पर मरीज की छटपटाहट कम होने लगी। डॉक्टर ने हाथ की नस से दिए जा रहे ग्लूकोज की गति देखी, दिए जा रहे खून और नाक में लगी ऑक्सीजन की नली ठीक की। भैरी मूक यंत्र की भांति खड़ी देखती रही। घर के सामने कार रुकने की आवाज हुई। भैरी स्वयं को न रोक सकी, दौड़कर मुख्य द्वार पर जा पहुंची। पंकज और नितिन कार से उतरकर भैरी के पास पहुंचे। चरण स्पर्श करने के बाद सब राम बाबू के कमरे की ओर बढ़ गए। चलते चलते पंकज ने कहा, माँ, आपकी बहू अलका साथ में नहीं आ सकी, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, इसलिए। नितिन ने भी कुछ कहना चाहा तो भैरी ने बारी बारी से पंकज और फिर नितिन की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, डॉक्टर कमल तुम्हारी याद कर रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। पंकज, नितिन, भैरी और डॉक्टर कमल सभी की निगाहें मरीज पर टिकी थी। डॉक्टर कमल पंकज और नितिन से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। डॉक्टर बता रहे थे, राम बाबू वैसे तो
पिछले 2 माह से बीमार थे, परंतु 1 सप्ताह पूर्व उन्हें पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस उनके बाएं भाग पर हुआ था और वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। 3 दिन पूर्व उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। बचने की कोई उम्मीद नहीं लगती। तुम लोग आ गए, यह अच्छा हुआ। डॉक्टर कमल, पंकज और नितिन हम उम्र थे। स्कूली शिक्षा और कॉलेज के प्रारंभिक वर्षों में तीनों साथ साथ थे। कमल ने डॉक्टरी पास कर गृहनगर में ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। डॉक्टर कमल की बात सुनकर नितिन बोला, कमल, हमें तुम्हारी मित्रता पर गर्व है। अपनी निजी प्रैक्टिस में भी समय निकाल कर तुमने बापू का ध्यान रखा। मैं और पंकज दोनों ही चाहते थे कि तुम्हारी सूचना पाते ही चले आवे, पर वर्कलोड इतना था कि लेट हो गए। पंकज ने हाँ में हाँ मिलाई। रात गहरी हो चली थी। भैरी सो गई थी। आज कई दिनों बाद उसे गहरी नींद लगी थी। उसके जवान बेटे आज उसके साथ जो थे। भोजन से निवृत्त होकर पंकज और नितिन राम बाबू के पलंग के पास बैठे थे। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल घड़ी की टिक टिक की बीच में राम बाबू के खर्राटे ही सुनाई पड़ते थे। पंकज ने राम बाबू की तरफ ध्यान से देखा। चेहरे पर पीड़ा के भाव दिखाई दे रहे थे। शरीर सूख चला था। ग्लूकोज, खून और ऑक्सीजन दिए जाने के बाद भी कहीं सुधार के लक्षण नहीं दिख रहे थे। निस्तंभता को पंकज ने तोड़ा। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ब्रेन हेमरेज के मरीज अक्सर क्योर नहीं होते। तुम्हारा क्या ख्याल है नितिन? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो इस बीमारी से एक भी मरीज ठीक होते नहीं देखा। नितिन, मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ। वर्ष की पूरी छुट्टियाँ तुम्हारी भाभी के साथ घूमने में समाप्त हो गई है। महत्वपूर्ण पद पर होने के कारण मुझ पर इतनी जवाबदारी रहती है कि मुझे अधिक छुट्टी मिलनी मुश्किल है। इस समय मात्र 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, वह भी बड़ी कठिनाई से। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, पर मेरा हाल तो आपसे भी बदतर है। फैक्ट्री में लगातार व्यस्त रहना पड़ता है। फिर आए दिनों मजदूर और कानून एक न एक समस्या खड़ी करते रहते हैं। आज भी बड़ी मुश्किल से निकल पाया हूँ। नितिन ने अपनी सफाई दी। देखो नितिन, समय मेरे पास भी नहीं है और तुम्हारे पास भी नहीं है। अधिक दिनों तक रुकना हमारे लिए संभव नहीं है। बापू की बीमारी कितनी लंबी खींचेगी मालूम नहीं। बाद में आना तो पड़ेगा ही। डॉक्टर कमल अपना मित्र है, उससे कह देंगे कि एक नर्स की ड्यूटी लगवा दे। बाद में जब समाचार मिलेगा आ जावेंगे। नितिन हाँ, मैं हाँ मिलाते हुए बोला, भाई साहब, आपको याद होगा बापू के पास एक हरी डायरी थी। उसमें वे समय समय पर की गई महत्वपूर्ण खरीद फरोख्त नोट किया करते थे। बापू के बाद आखिर वारिस तो हम दोनों ही हैं। कितना अच्छा होता यदि वह डायरी आज मिल जाती। दोनों भाई डायरी की खोज में लग गए। राम बाबू अब भी वैसे ही खर्राटे ले रहे थे। भैरी बाजू के कमरे में बेसुध सोई हुई थी। कमरे की प्रत्येक वस्तु से फिसलती हुई पंकज की निगाहें राम बाबू की दवा की अलमारी की ओर गई। दवाइयों के पीछे एक लिफाफा नजर आया। लपक कर उसने
लिफाफा उठाया। लिफाफे के अंदर हरी डायरी के कुछ पन्ने थे, साथ ही एक कागज जिस पर राम बाबू की समस्त जायदाद का ब्यौरा टाइप किया हुआ था। जमीन, मकान, बैंक के अकाउंट नंबर, राशि एवं दीगर संपत्ति सब सिलसिलेवार उस कागज पर उतारी गई थी। नीचे राम बाबू के दस्तखत थे और तारीख भी डल गई थी, लगभग 1 माह पूर्व की। दोनों भाई प्रसन्न हो उठे। सच बापू, तुम कितने महान हो, हमें बाद में तकलीफ न हो इसलिए पूरी तैयारी कर रखी है तुमने। दोनों भाई कागज पर अपनी अपनी पसंद की जायदाद चुनने लगे। अलग अलग फेरिस्त बनने लगी थी। पूरा ध्यान बंटवारे पर था। राम बाबू बेहोश है, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया है। मनुष्य की सांस जब तक है तब तक उसका यथासंभव इलाज कराना मानवीय धर्म है। राम बाबू का डॉक्टर कमल ने यथासंभव उपचार किया था। इसे डॉक्टर की मेहनत समझे अथवा नियति का चक्कर, राम बाबू की चेतना उस समय से लौटनी प्रारंभ हो गई थी जब पंकज और नितिन भैरी के साथ भोजन करने गए थे। डॉक्टर कमल उस समय तक जा चुके थे। चेतना लौटने के बाद भी राम बाबू बोल नहीं पा रहे थे, परंतु हर बात वे सुन सकते थे। पंकज और नितिन के आने का आभास उन्हें हो गया था। उनके कमरे में आने के बाद से डायरी की प्राप्ति तक का पूरा संवाद उन्होंने सुना था। कनखियों से कभी कभी वे पुत्रों की हरकतों का जायजा भी ले रहे थे। राम बाबू के सामने उनका अतीत सजीव हो उठा था। राम बाबू के पिता शहर के नामी वकील के मुंशी थे। किसी तरह वे परिवार का गुजर बसर कर लेते थे। राम बाबू अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बचपन में उन्हें राम के नाम से जाना जाता था। आज की तरह उस समय डिग्रियों का चलन नहीं था। 11वीं तक तो संपन्न और सुभ्रंत कहे जाने वाले परिवारों के लड़के ही पहुंच पाते थे। बालक राम के मन में प्रारंभ से ही पढ़ने की तीव्र लालसा थी। पिता की मुंशीगिरी उसे पसंद नहीं थी, परंतु पानी के अभाव में सूखता पौधा कितना बढ़ता। 7वीं पास करते करते मुंशी जी ने राम की नौकरी लगवा ही दी। जिला कचहरी में कार्यरत राम की शादी कुछ ही वर्षों के बाद भैरी से कर दी गई। समय का प्रवाह राम के विचारों को बांध नहीं पाया। वैचारिक कुंठा में पला बालक जब यौवन की दहलीज पर पहुंचकर विज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच रही सुबह की किरणों के दर्शन करता है, तब या तो वह कुंठा के वशीभूत होकर परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, अथवा कुंठा की जकड़ से बाहर आकर जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ लगाने लगता है। यही हाल राम का हुआ था। विभागीय परीक्षा देते देते और पदोन्नत होते होते राम बाबू बाबू बन गए थे। फिर पंकज और नितिन आ जाने से राम बाबू का परिवार बढ़ा। राम बाबू नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे बचपन से ही किसी वस्तु का अभाव अनुभव करे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा प्राप्त करे। यह विडंबना ही है कि आज भी अंग्रेजी का सिर गर्व से तना हुआ है। हिंदी के पक्ष में दलीलें हम ऊंची ऊंची देते हैं, ठीक पलाश के फूल जैसी, जिसके फलने के साथ ही आधार के पत्ते झड़ने लगते हैं और देखते ही देखते
तेजी से फलता फूलता वृक्ष पुनः ठूठ दिखने लगता है। वस्त्रों से आदमी का व्यक्तित्व निखर जाता है। इस आधार पर राम बाबू नहीं चाहते थे कि पंकज और नितिन वैसे ही गंदे हाफ पैंट, फटी कमीज पहनकर नंगे पैर स्कूल जाए जैसा वे स्वयं जाते थे। किसी खैराती स्कूल में बच्चों को भेजना वे बच्चों के भविष्य का अपमान समझते थे। उन्हें याद था जब वे एक ऐसे ही खैराती स्कूल में दाखिल कराए गए थे और भाषा के नाम पर उसी दिन उन गंदे शब्दों का प्रयोग उन्होंने उन बच्चों से सीख लिया था जिनके पिता ताड़ी पीने के बाद उन शब्दों का प्रयोग किया करते थे। बच्चे देश के भावी कर्णधार है। उनकी उन्नति से ही सर्वत्र उन्नति संभव है। इसी कहावत को चरितार्थ करने में राम बाबू जुट गए थे। उन्होंने वही आचरण अपनाया जिसकी धुरी पर विश्व घूम रहा है। बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करा दिया था। रोज जब तक राम बाबू ऊपरी आमदनी नहीं कर लेते उन्हें संतोष नहीं होता था। विभागीय परीक्षा पास करते करते और प्रमोशन पाते पाते राम बाबू उच्च अधिकारी बन गए थे। अधिकारी बनते ही प्रदत्त शक्तियों को नियंत्रण में रखना उनके लिए कठिन हो गया था। बच्चों का अभाव रहित भविष्य सदैव उनकी आंखों में झूलता रहता था। अपने बचपन की कमियां वे बच्चों के जीवन में नहीं आने देने हेतु कृत संकल्पित थे। अतः समस्त नैतिकता को परे रखकर उन्होंने चारों ओर से धन बटोरने का कार्य किया। यह उनका सौभाग्य ही कहा जाएगा कि उनके पास सदैव ऐसे विभाग रहे जहां उनकी मनोकामना पूर्ण होने की स्थिति बनती गई। पंकज इंजीनियर बन गया था। अच्छी खासी नौकरी भी लग गई थी। नितिन ने सीए करने के बाद फैक्ट्री लगा ली थी। आखिर राम बाबू ने बच्चों के इन्हीं दिनों के लिए तो सब कुछ किया था। राम बाबू सेवानिवृत्त हो गए थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने अनुभव किया कि पद पर रहते हुए उनको जो मान प्रतिष्ठा थी वह अब नहीं रही। वे सब लोग जो राम बाबू को सर आंखों पर रखते थे उनसे किनारा काटने लगे थे। उनके प्रति लोगों के विचार अच्छे नहीं थे। पद के दुरुपयोग की चर्चा उनके मुंह पर भी करने से लोग नहीं चूकते थे। राम बाबू के मन की पीड़ा हुई। सोचा चलो बच्चों के पास चले। यद्यपि पंकज ने उनका खुले हृदय से स्वागत किया था, पर कुछ ही दिनों के बाद उन्हें भैरी परेशान नजर आई। पीढ़ी के अंतर के प्रभाव को भैरी भला क्या समझ पाती। पंकज को पालकर बड़ा करने वाली भैरी बहू को पुराने ख्यालों की फूहड़ महिला लगी। कल्चर न सोसाइटी और न अंग्रेजी का ज्ञान। अलका भैरी को सास कहने से भी शर्माती थी। नितिन के घर काफी रौनक थी। उद्योग जब फलने फूलने लगता है तो उद्योगपति का वैभव छलक उठता है। लेकिन भैरी वहाँ भी न रम सकी। बड़े घराने की बहू के समक्ष भैरी की संपन्नता बौनी सिद्ध हुई। भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाओं की प्रधान उषा के पास इतना समय कहाँ था कि वह भैरी से दो शब्द भी बोल सके। बच्चों से दूरी, उनका व्यवहार, अपने ही नगर में अपना अपमान, इन सब से राम बाबू टूटते गए। सम्मान की लालसा में उन्होंने पद पर रहते हुए जो भी किया वह उन्हें बुरी तरह से कचोटता था। लगातार मानसिक उत्तेजना के कारण
वे अस्वस्थ रहने लगे थे। एक दिन हरी डायरी से उन्होंने अपनी समस्त जायदाद का ब्यौरा कागज पर उतारा था। उस समय लगा था कि अपने पद का दुरुपयोग कर उन्होंने कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह किया था। यद्यपि वे कभी पकड़े नहीं गए थे, फिर भी स्वयं को अपराधी महसूस करने लगे थे। मानवीय संवेदनाओं को भूलकर अभाव रहित जीवन की कामना करना और उस हेतु अर्थ संचय करने का उनका मोह भंग हो चुका था। कागज तैयार कर उन्होंने उसे टाइप करवाया था। एक प्रति दवा की अलमारी में रख अन्य प्रतियां एवं कागजात लेकर वे वकील के पास गए थे। भैरी के भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर से समस्त चल अचल संपत्ति उन्होंने राष्ट्र के नाम वसीयत कर दी थी। पंकज और नितिन टाइप किए हुए उसी कागज के आधार पर बंटवारा कर रहे थे। राम बाबू के अधरों पर मुस्कान थी। वे मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी स्थिति में सुधार न हो तो अच्छा है। उन्होंने आँख खोली, हंसने की चेष्टा की और फिर चिर निद्रा में लीन हो गए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बतलाएं और जन जन तक हिंदी साहित्य की गाथा को पहुंचाने में अपना योगदान देने इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके सहयोग से मैं हिंदी साहित्य की महान रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमेशा उत्साहित रह सकूं। आप सभी श्रोताओं का पुनः इस चैनल से जुड़ने के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार।